जय माता दी। आवाज आ रही है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NYM एप्लीकेशन एंड NYM IAS यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज विश्व भारत के भूगोल UPSC IAS PCS मेंस बैच में हम लोग जो टेम्परेचर का टॉपिक स्टार्ट किए थे उसी टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जिसमें आज मुख्यतः जो हमें टॉपिक देखना है वो थर्मल एनामोली एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थर्मल एनामोली और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक देखेंगे। तो जैसा कि आपकी जानकारी में है कि ये प्री मेंस बैच के अंतर्गत चल रहा है। यही क्लास आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रही है, क्योंकि अभी मैं अगले 10 दिन तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हूँ, रात के समय में क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन की क्लास को ही यूट्यूब पर डाल दिया है, ताकि जो भी बच्चे उस टाइम विशेष पर आते हैं वो कक्षा देख सकते हैं। अपलोड कर दूंगा, आज मैं सोचा हूँ कि क्लास के बाद ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि जो भी बच्चे देखना चाहे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रथम शैलपुत्री जी का आज पूजन किया गया हुआ है। जगह विशेष पर, क्षेत्र विशेष में ये दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र महोत्सव बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है। और अपने भारत सिटी में भी, यहाँ गाजियाबाद में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। शाम में जो कल से रामलीला की शुरुआत हुई, कोशिश होगी कि मैं कुछ क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगा अपने चैनल पर। तो कुछ डायलॉग्स होंगे उनको हम लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, म्यूजिकल प्रस्तुति को तो नहीं डाल सकते क्योंकि उस पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कोशिश होगी, और मैं आप लोगों को, जो हमारे डायरेक्टर साहब है श्री जोगिंदर जी, उनकी प्रस्तुति जरूर से जरूर डालूंगा। इस बार मेरे ही रिक्वेस्ट पर वो परशुराम का रोल कर रहे हैं। बहुत ही शानदार वेटरन, मतलब उनसे हमने एक्टिंग सीखा है कि कैसे रामलीला में एक्टिंग की जाती है। तो वो इस बार हमारे ही रिक्वेस्ट पर परशुराम जी का एक्टिंग करेंगे, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँ। ठीक है, आइए अभी जो हम लोग मूव कर रहे हैं, टॉपिक कौन सा था? तो टेम्परेचर का टॉपिक चल रहा था, यही ना? टेम्परेचर का टॉपिक चल रहा था। ये जो क्लासेस है ये UPSC IAS PCS के लिए चल रही है। बेसिकली टेम्परेचर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रीलिम्स में बनते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा, आइसोथर्म्स की हमने चर्चा किया था, या फिर आइसोथर्म लाइन की हम लोग ने चर्चा किया। तो उसमें हम लोग दिखाते हैं कि जैसे काफ़ी इस प्रकार से लाइंस है, अगर वो नज़दीक नज़दीक है तो अब मुझे दो मैं फिगर आपके सामने बना रहा हूं इस प्रकार से। यहां पर इन समताप रेखाओं के मध्य की दूरी कम है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, समताप रेखाओं के मध्य की दूरी क्या है? तो कम है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? किस प्रकार का डिफरेंशियल टेम्परेचर की स्थिति यहाँ पर बनेगी, वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। वही चीज अगर समताप रेखाओं के मध्य दूरी यहाँ पर अधिक अधिक है, दूरी अधिक है, तो ये कैसी दशा को दर्शाता है? इस पर भी हम लोग ने चर्चा किया था, और यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। क्लियर है? सभी साथी जुड़ जाएंगे एक बार इस इवेंट के साथ में, और हम लोग फिर अपने पॉइंट्स की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग जो बेसिकली चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, उसको जरा सा हम लोग को देखना है कि कैसे अगर समताप रेखाएं काफी निकट निकट है, दैट मीन्स कि
यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंशिएशंस काफी अधिक है। हमेशा चीजों को समझिएगा, तापमान में अंतर अधिक हो रहा है, यही ना हुआ। तापमान में अंतर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तापमान में अंतर अधिक कैसे हो सकता है, तो डिफरेंशियल हीटिंग से हो सकता है। डिफरेंशियल हीटिंग से आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि स्थल एवं जल के क्षेत्र में देखते हैं, स्थल एवं जल के क्षेत्र। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि जहां पर महाद्वीप और महासागर मिल रहे होते हैं, क्या पॉइंट हो गया, महाद्वीप एवं महासागर का मिलन क्षेत्र। जहां भी महाद्वीप और महासागर आपस में मिलेंगे, ऐसी ही दशा आपको देखने को मिलती, क्योंकि महाद्वीप जो कि स्थलीय भाग है बहुत तेजी से गर्म होते, तेजी से ठंडा होता है। वहीं पर महासागरीय भाग हम लोगों ने कल देखा था कि धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दोनों के तापमान के वृद्धि और कमी की दर जो होती है वो क्षेत्र विशेष में अलग अलग होती है। ठीक है, यही पॉइंट हम लोगों ने किया था। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? आपके एक बार कमेंट में यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ जरा सा, ठीक है। आपके कमेंट को जरा सा मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, देखूँ जरा सा जो बच्चे एप्लीकेशंस पे जुड़े होंगे हमारे साथ में। ओके, जो भी आपके डाउट्स हो उनको आप कमेंट में, ऑफ कमेंट में भी आप डालकर मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी साथी, ऑफ कमेंट्स में भी आप डालकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। वॉइस, चलिए वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, ये भी मैंने चेक कर लिया है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अभी यूट्यूब पर क्लास तो चल नहीं रही है कि आप सब बच्चे अगर वॉइस ना आए तो लाइव चलती है तो उसमें बच्चे पूछते रहते हैं, अरे सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, तो मुझे दिख जाता है। ऐसे में एप्लीकेशन वाली क्लासेज में दिखता कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे समताप रेखाओं की मध्य की दूरी अगर कम हो तो ये तापमान में अंतर अधिक होता है, ये बतला रहा है। स्थल जल का विभेदी क्षेत्र है वो आपको बता रहा है। महाद्वीप महासागर का मिलन क्षेत्र स्थिति होती है। दूरी अगर अधिक अधिक हो तो ऐसी दशा आपको महासागरों पर देखने को मिलती है। ऐसी दशा आपको कहां पर, महासागरों पर देखने को मिलती है, जिसमें एक मतलब एक एवरेज दशा देखने को मिलती है, तापमान स्थिर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसमें क्या है, तापमान की स्थिति लगभग स्थिर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो समताप रेखाएं हैं ये सीधी हो जाती हैं और ये अधिक दूरी पर हो जाती है, यही इसकी विशेषता होती है। चीजें बिल्कुल, अब आज मैं आपको बता दूं कि अब बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, यूपीपीएससी आरओ एआरओ में भी ऐसे प्रश्न आएंगे जो अब तक आईएएस में ही सिर्फ आते थे, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने देखा कि कैसे ये अगर हम लोग दिखाते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये आपके सामने में साउथ हेमिस्फेयर है। अब हमने क्या बनाया, तो हमने बनाया कि ये देखिए ये जलीय भाग है और ये आपके सामने में स्थलीय भाग है। सेम चीज यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा चीजों को, और आपको बताना है कि यहां पर आप खुद इसका जवाब देंगे। मैं एक्चुअली शाम में अपनी रामलीला कमेटी के थ्रू काफ़ी बिजी रहता हूँ। कल ही माता रानी और सभी मूर्ति का आगमन हुआ, उसमें भी मैं था, क्योंकि दुर्गा पूजा का भी बहुत शानदार हम लोग हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं। तो उसमें भी मैं रहता हूँ, रामलीला कमेटी में भी रहता हूँ। देखिए संसार में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। आप भारत में जन्मे हैं, आपको प्रकृति ने मौका दिया है उस ईश्वर का स्मरण करने का। अगर आप अपनी शक्ति और अपना ध्यान, अपना मन, अपना दिल दिमाग बस यूं ही आप गवा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, थोड़ा ईश्वरीय स्मरण जरूर किया कीजिए।
क्योंकि लास्टली जिस चीज के लिए आपको भेजा गया वो तो आपका कर्म होगा, अपने कर्म को बेहतर करना है। पर अगर कर्म भी अच्छे बेहतर तभी होते हैं जब ईश्वर का साथ होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति ही आपको विनम्र रहना सिखाती है, आपको अच्छे संस्कार देती है। ये स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति विशेष अगर ईश्वर के संपर्क में होता है तो उसकी मनोदशा जो होती है अलग ही होती है। हाँ, उस पर थोड़ा मोहमाया का प्रभाव जो कम होता है, बाकी तो मैं बोलता ही हूँ कि सब मोहमाया है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपके सामने में आ रहा है। देखिए सेम दशा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसी दशा है। देखिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं। देखिए तो हम लोगों ने देखा ये स्थल का भाग है और ये आपका जलीय भाग है, यही है ना। ये स्थल है, ये सागर स्थल, सागर नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब स्वयं विचार कीजिए, यहां पर हमने कर दिया ग्रीष्मकाल, कल ही इसकी चर्चा हमने किया था, और इधर की ओर हमने कर दिया शीतकाल। कल वाली क्लास में ही इसको मैंने बताया था, आज थोड़ा सा इसको मैं और आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे। दैट इज द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्षैतिज वितरण के रूप में आप यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे तापमान से संदर्भित जो समताप रेखा जो होती है वो आपको विचलित हो जाती है जब भी वह स्थल से सागर या सागर से स्थल की ओर मूव करती है। तो आप देखते जरा सा, ग्रीष्म काल का समय है सादर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एक भी आपको समझ में आ गया तो काम हो जाता है। ठीक है, चीजों को ध्यान में रखिएगा, एक भी आपका क्लियर हो गया तो काम हो जाए। ग्रीष्मकाल शीतकाल तो आप कर ही रहे हैं ना, बेसिकली वही काम होता है। अब देखिए ग्रीष्म काल है, इस पार्टिकुलर भाग में तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब तापमान अधिक हो जाएगा तो कौन सा भाग जल्दी गर्म होगा, तो धरातलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है। धरातल गर्म हो गया, धरातल गर्म होके क्या बना देगा, यहाँ पर लो प्रेशर ही बना देता है, और इससे सती लगी हुई वायु भी गर्म हो जाती है। यही चीज होता है बेसिकली। यहाँ पर तापमान अधिक है, धरातल गर्म है, बट आप जानकारी रखते हैं कि सूर्य की किरणें जो है वो सागरीय भाग में 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है। तो इसको 200 मीटर के भाग को गर्म करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि यह जब तक जल गर्म होगा तब तक ये आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि जल में गतिशीलता देखने को मिलती है, जलधाराएं होती हैं। तो ऐसे में यह जल गर्म नहीं होता है, तो जलीय भाग कम गर्म हुआ। तो यहां पर तापमान क्या हो गया, कम, और यहां पर तापमान क्या हो गया, अधिक। तो एक समान तापमान तो पाया नहीं गया हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि अगर सोचिए कि यह इस भाग में अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहां पर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो जब महाद्वीपों पर 40 है, महासागरों पर 30 है, तो समताप रेखा तो 40 डिग्री की होगी ना। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है समताप रेखा से, देखिए पकड़िएगा क्वेश्चन ऐसे ही, समताप रेखा से क्वेश्चन पूछता है कि जब समताप रेखा स्थल से सागर की ओर जाएगी, अब क्या बन रहा है, स्थल से सागर, स्थल से सागर की ओर। तो स्थल से सागर की ओर जो जाएगी, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूं, आइए इसको हटाइए। स्थल से सागर की ओर जब जाती है तो आप देखेंगे कि जो समताप रेखाएं जो है, ये देखिए यहां पर हमने दिखाया कि यह भाग स्थलीय है और यह जो भाग है ये आपका जलीय है, यही ना, दिख गया। अब जो समताप रेखा जो है ये स्थल पर 40 डिग्री की है, तो ये
यहाँ पर 40 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 40 डिग्री कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री यहाँ पर होगा, ये विषुवत रेखा की ओर, जिसको कि हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये हो गया इक्वेटर लाइन। तो तापमान अधिक कहां पर होगा? विषुवत रेखा की ओर। तो अब पॉइंट आपका बनेगा कि समताप रेखाएं जो है वो किधर की ओर मुड़ जाएंगी। तो देखिए, आपने देखा स्थल से सागर की ओर जब समताप रेखाएं जाती है, तो ये किधर की ओर मुड़ जाती है? विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। कहां से? स्थल से सागर की ओर जब जाते हैं तो विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। वही चीज अगर अपोजिट कर दीजिए, अब अगर आपने कर दिया कि सागर से स्थल की ओर जाती है, अब जब सागर से स्थल की ओर जाएगी, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री की रेखा है। अब ये 30 डिग्री की रेखा जब जाएगी तो यहां पर तो 40 डिग्री है, तो इधर से जाएगी तो ये किधर की ओर जाएगी? ये ध्रुवों की ओर जाएगी। तो सागर से स्थल की ओर अगर समताप रेखा गति करती है तो ये किधर की ओर मुड़ जाएगी? ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। यही कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि समान तापमान होना चाहिए, तभी जाके समताप रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज समताप रेखा कैसे आप उसको? समान तापमान होगा तब ना। एक स्थान विशेष, एक अक्षांश पर अगर 40 है, दूसरे पर 30 है, तो दोनों समान तापमान तो हुआ नहीं। तो 40 को 40 कब मिलेगा और 30 को 30 कब मिलेगा? तो 30 वाला ध्रुवों की ओर जाएगा, 40 वाला विषुवत रेखा की ओर जाता है। ये आपका कंसेप्ट, ये ग्रीष्मकाल है, ये आपका ग्रीष्मकाल है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ये ग्रीष्म काल में समताप रेखाओं का मुड़ना आपने देखा। अब वही चीज जरा सा शीतकाल में देखिए। शीतकाल में क्या होगा, इसको भी एक बार हम लोग फिर से समझ लेते। कल भी मैंने समझाया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि बच्चों को ध्यान रहे। कल लास्ट था इसलिए हमें लगा कि एक बार और इसको समझाना चाहिए। शीतकाल में टेम्परेचर होता है कम, तो यह जो भाग है यह पार्थिव विकिरण कर देता है ज्यादा। इसका क्या हो गया? पार्थिव विकिरण हो गया ज्यादा। पार्थिव विकिरण करके इस भाग का टेम्परेचर क्या हो गया? हो गया कम। अब यहां पर देखिए टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और यहां पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे? स्थल पर 10 डिग्री है और सागर में 20 डिग्री है। आइए एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या दशा बनेगी? यह है आपके सामने में इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, और फिर से हमने दिखाया यह रहा आपके सामने में स्थल और ये रहा बगल में आपके सामने में सागर। देखिए, तो अब जो स्थिति है, एक लाइन देखिए, यहां पर हम लोग दिखाते हैं कि ये जो रेखा है ये हमने दिखाया कि 10 डिग्री की है और यहां पर है आपके सामने में 20 डिग्री। यही ना हुआ? ये आपके सामने में 10 डिग्री है, ये आपके सामने 20 डिग्री है। तो समताप रेखा तो बन नहीं सकती क्योंकि समान तापमान तो है नहीं। तो अगर 10 डिग्री की रेखा, अब आप समझिएगा, 10 डिग्री की रेखा अगर शीतकाल की हम अगर बात करते हैं, समझिएगा चीजों को, शीतकाल की अगर हम बात करते हैं तो शीतकाल में 10 डिग्री की रेखा किधर की ओर मिलेगी? ध्रुवों की ओर मिलती है। और 20 डिग्री की रेखा जब सागर से स्थल की ओर जाएंगे तो 20 डिग्री की रेखा किधर की ओर जाएगी? विषुवत रेखा की ओर जाएगी। तो यही आपका पॉइंट यहां पर आता है, इसको लिख करके रख लेना है। स्थल से सागर, अब आपने क्या दिखाया? स्थल से सागर की ओर जब आप जाते हैं तो समताप रेखा, तो समताप रेखा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। तो समताप रेखा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ये आपके सामने हो गया। तो इन विंटर सीजन आइसोथर्म लाइन bend towards poles when we crosses from land to sea, from land to sea, land to sea की ओर जाएंगे, it bend towards
पोल्स। अब ये पोल्स की ओर जा रही है, ग्रीष्म काल में ये इक्वेटर की ओर जा रही है। दोनों को समझिएगा, समर में इक्वेटर तो विंटर में पोल्स, और अपोजिट हो जाएगा जब सागर से स्थल की ओर जाते हैं। तो उम्मीद है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अरे हाँ कि ना, एक बार बताइए। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने है, एप्लीकेशन पर भी आपको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है डाउट पूछने का, वहां भी आप पूछ सकते हैं। कंसेप्ट पूरा आपके क्लियर होने चाहिए। आइए, तो अब हम लोग जो मूव करेंगे वो रहेगा थर्मल एनामोली। थर्मल एनामोली, अच्छा ध्यान रखिएगा, कल जो लास्ट में हमने लिखवाया था कि प्रिवेलिंग विंड्स है, ओशियन करेंट्स है, तो वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया था उसको। हम लोग विंड्स और ओशियन करेंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, और उन चीजों को आप समझेंगे कि कैसे। अब जैसे कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और जो पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप में विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना कम हो जाता है आपको पता है, लेकिन जो पश्चिमी तटीय राष्ट्र जो है, जैसे कि इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला, नॉर्वे वाला, हाँ, ये सब जो देश है, इन भागों में वर्ष भर व्यापार की अनुकूलतम दशा बनी होती है। क्यों बनी होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि गर्म प्रवाह होती है, जब गर्म जल उधर की ओर पहुंचेगा तो टेम्परेचर को क्या करेगा, थोड़ा बढ़ाकर रखता है। इसलिए हम लोग उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है, इसे ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। तो तापमान के वितरण को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया। वो भी चीजें होती है, उसको हम लोग करंट वाले में समझेंगे चीजों को स्पष्ट रूप से। आइए, आज जो आपको मैं दिखा रहा हूं वो है तापीय विसंगति। तापीय विसंगति की यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले। अब देखिए कितना इजी है, ये जरा सा आपको समझना है। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए, ये है आपके सामने में इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन पर तो लगभग सालों भर दशाएं बराबर होती है, लेकिन ये लाइन है आपके सामने, मान लीजिए कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपकी जानकारी में है कि समर में, जुलाई मंथ में जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लेते हैं, हमने दिखाया 40 रख लीजिए, आप इसी में खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दिखाया कि समर के सीजन में जुलाई में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कहां पर? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ओ, कई बार लाइट जब फ्लैक्चुएट करती है तो ये हमारा जो इन्वर्टर इतने किलोवाट का लगाने के बावजूद भी ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्योंकि इतनी सारी लाइट वगैरह जल रही होती है। अब मौका मिला है तो आप लोग से थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति अपना दृष्टिकोण समर्पित रखना है आप सबको। जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ हो, अगले साल आप आईएएस प्री की टारगेट कर रहे हों, ऑलरेडी हमने जो बैच बनाया है ये यूपीएससी आईएएस प्री मेंस को लेकर ही बनाया है। ठीक है, इसी में एनसीईआरटी भी है, इसी में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है, वर्ल्ड मैपिंग भी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी है। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सारा सारा कुछ। ठीक है, तो मेहनत बस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइए, एक बार फिर से हम लोग अपने पार्ट की ओर मूव करते हैं। वही स्लाइड फिर से ओपन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ये जो स्लाइड है ये टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको
टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जाना है, अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे तो आपको मेरे, जैसे कि ये ज्योग्राफी प्री मेंस कल का आप देख रहे होंगे, कल का 2 अक्टूबर का ये नोट्स हमने अपलोड कर दिया है, तो अभी आपको ये टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल जो अपना है, ये कल की क्लास है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है जो आपको कल की क्लास देखने को मिल रही है। ओके, अब आईएएस की क्लास चलेगी तो थोड़ा सा तो बच्चे कम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो स्थितियां हैं वो तो ऐसी ही है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके सामने में, कल भी मैंने आपको जो पढ़ाया था सेम चीज़ आप देखिए, कल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से हमने आपको चीज़ों को समझाया था। ठीक है, आइए हम लोग अपने पार्ट्स की ओर चलते हैं। तो तापीय विसंगति पर हम लोग आ चुके। अब देखिए, एक ये कोई स्थान है यहां पर, और इस भाग में एक कोई अलग स्थान है। मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये एक पार्टिकुलर स्थान है जिसको कि हमने दिखाया ए, ये बताया बी। तो ए का टेम्परेचर हो गया आपको 45 डिग्री सेल्सियस, और बी का टेम्परेचर हो गया आपको 35 डिग्री सेल्सियस। चीजों को समझिएगा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में समर सीजन में जुलाई में जो तापमान होता है वो 40 डिग्री होता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की अपेक्षा अभी वर्तमान में जुलाई में ही तापमान 45 है, तो कहीं पर 35 है। यही होता है आपको तापीय विसंगति। दिस वन इज थर्मल एनामोली। समझिएगा, यही आपका तापीय विसंगति। दैट मीन्स कि एक स्थान, एक अक्षांश विशेष के होने वाले तापमान और साथ ही साथ उस स्थानीय तापमान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एनामोली कहते हैं। इसको लिख लीजिए, एक बार मैं लिखवा देता हूं, इसको सेंटेंस लिख के रख लीजिए। सेंटेंस लिख लीजिए कि एक स्थान विशेष के, एक स्थान विशेष के अक्षांशीय तापमान, एक स्थान विशेष के अक्षांशीय तापमान, ठीक है, एवं एवं उस स्थान के स्थानीय तापमान, उस तापमान के, उस स्थान के स्थानीय तापमान के अंतर को, के अंतर को तापीय विसंगति कहा जाता है। क्या हम लोग कह रहे हैं? तापीय विसंगति कहते। बहुत ही इजी वे में समझना है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, कंटेंट भरने से भी नहीं होता, जितनी की रिक्वायरमेंट हो उसको अच्छे से करके जाना होता, समझ यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि एक में टेम्परेचर जो है +5 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे में टेम्परेचर जो है -5 डिग्री सेल्सियस है, यही है ना? एक में -5 है, एक में +5 है। दैट मीन्स कि जो थर्मल एनामोली है, ये थर्मल एनामोली पॉजिटिव भी होती है तो नेगेटिव भी होती है। यही आपके सामने में हो गया पॉजिटिव थर्मल एनामोली, और ये आपके सामने में हो गया नेगेटिव थर्मल एनामोली। इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक तापीय विसंगति। ये जो हो गया आपका धनात्मक, धनात्मक तापीय विसंगति,
और एक हिंदी में लिख लीजिए ऋणात्मक तापीय विसंगति, यही है आपको, इसी को ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है। थर्मल एनामोली के दो टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं जरा सा। तो यही थर्मल एनामोली जो है पॉजिटिव एनामोली हो गया, और यही आपको नेगेटिव एनामोली हो गया। तो नेगेटिव एनामोली और पॉजिटिव एनामोली में अभी हमने डिफरेंशिएशंस यहाँ पर देख लिया कि कैसे स्थान विशेष का तापमान अगर 30 डिग्री है, अगर ये +5 है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये -5 है तो नेगेटिव है। जस्ट इट, और कुछ नहीं, ध्यान रखना। जैसे कि आप देखिए इस बार 2024 में अक्टूबर हीट का कंसेप्ट आप यहां पर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे अक्टूबर में तापमान बढ़ता है, आपको पता है कि मृदा में जब नमी की मात्रा जब तापमान के बढ़ने से इवेपोरेट होती है, और एनवायरनमेंट में जब एयर मॉइस्चर अधिक होता है, तो इट विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम हीट कमिंग फ्रॉम द सन and it increase the local temperature. So nowadays you are seeing in your home, in your nearby, in your society, in your locality, that temperature, it seems it has increased. और इस बार अक्टूबर हीट कुछ ज्यादा ही होने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई है सब जगहों पे। अब तापमान, बादल छट चुके हैं। जब बादल छट जाते हैं, क्लाउड यहाँ पर क्या हो गए, हट गए। अब क्लाउड हट गए तो सूरज की किरणें जो है ये डायरेक्ट आपको सरफेस पर पहुंच रही है, तो सरफेस क्या हो गया, गर्म। अब जब सरफेस गर्म हो गया तो भूमि में, मृदा में जो नमी है, जो वर्षा का जल जो संचित है, वो क्या होगी, नमी ऊपर की ओर आ रही है, और यही नमी यहाँ पर वाटर वेपर बढ़ा देगी, जलवाष्प की मात्रा को बढ़ा देगी। जब ये जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई तो आपकी जानकारी में है कि जलवाष्प आने वाली ऊष्मा को भी अवशोषित करता है और लौटने वाली ऊष्मा, दोनों को अवशोषित करता है। ये आपको पता है कि जलवाष्प लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव्स दोनों को एब्जॉर्ब करता है। टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और इसी कारण से इस बार आप देख रहे होंगे कि तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ दिख रहा है और बढ़ेगा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा भी हो सकती है, ये भी मैं बता देता हूं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र के 2-4 दिन के अंतर्गत आपके क्षेत्र विशेष में बारिश भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक होगा वो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आप अगर चाहे तो थर्मल एनामोली में कोई एग्जाम्पल लेकर भी लिख के रख लीजिएगा। एग्जाम्पल को भी आप लोग दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि दिल्ली में ऐसा होता है, शिमला में ऐसा होता है, हाँ, जयपुर में ऐसा होता है कि जयपुर में विंटर में, दिसंबर में इतना टेम्परेचर होता है, होना चाहिए, और हो गया इतना। सिंपल, बी अप्लाइड ऑलवेज। तो ये रहा आपके सामने में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तापमान की विलोमता और तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान की विलोमता और तापमान का व्युत्क्रमण। अब जनरल थॉट्स आपको बताने हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरल थॉट्स आपको बताने हैं कि क्या होगा। हम लोगों ने जब अभी कुछ दिन पूर्व जब वायुमंडल की संरचना का अध्ययन शुरू किया था, तो हमने देखा था कि कैसे
क्षोभ मंडल में, देखिए ये क्षोभ मंडल की घटना मैं आपको बता रहा हूं। क्षोभ मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में कमी आती है। हमने देखा है कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपके सामने में 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। इस प्रकार से ये माइनस में ही लगा दीजिए, -10, -20, -30, -60 डिग्री तक हमने दिखा दिया। तो जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। यही आपको बताया गया था कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ सामान्य दशा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा। सामान्य दशा में टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। इंग्लिश क्या रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। व्हाई एंड व्हाट अबाउट द रेट? तो रेट जो हम लोगों ने दिखाया था वो था नॉर्मल लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, दैट इज द 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये आपके सामने सामान्य दशा है, एंड नॉर्मली सच काइंड ऑफ कंडीशंस आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी पर ऐसी ही दशा होती है। जैसे ही आप ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं, तो ऊंचाई के साथ ऊपर जाने के संदर्भ में आप देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक बिल्डिंग भी हो, तो ऊंचाई के साथ आप ऊपर जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब वायु जब फैल रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज आपको दिखाया गया हुआ, ये सामान्य दशा है। अब क्या होगा उसको देखिए। अब जो दशा है कि पहले समझिएगा चीजों को। यहां पर हमने दिखाया कि 0 डिग्री है, ठीक है। ये आपके सामने में 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, सो ऑन। इधर की ओर भी -10, -20, -30, -40। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है निचले भाग में, अभी हमने दिखाया था कि 15 डिग्री है, यही ना। निचले भाग में हमने क्या दिखाया कि 15 डिग्री है। अब ऐसी दशा हो कि मान लीजिए कि सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए। अब वर्तमान में हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, हिमाच्छादित धरातल की हमने चर्चा कर लिया। असामान्य दशा अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये है आपके सामने में असामान्य दशा, जो कि टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये परमानेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है पहले जो है बढ़ता है। पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, घटेगा। तो पहले जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हुआ है, और फिर ऊपरी भाग में जाकर ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। होता क्या है कि सरफेस से लगी हुई वायु पर बेसिकली प्रभाव होता है, पूरे क्षोभ मंडल में नहीं है। सतह से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बहुत हो गया, 2 रख लीजिए। अगर आप माउंटेन रीजन में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो 2 किलोमीटर भी चलेगा, ठीक, 2.5 किलोमीटर भी चलेगा। आप जब कभी मनाली की ओर चले जाइए, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमने देखा कि असमान दशा में पहले तापमान में वृद्धि होती है, फिर तापमान में कमी आती है, और यही है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यही है आपका तापमान का प्रतिलोमन, विलोमता, व्युत्क्रमण। कि धरातल से ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अब यहां पर आपको लिखना है, धरातल से
ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि आती है या वृद्धि होती है। कुछ किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा कुछ किलोमीटर तक याद रखना है। ये नहीं कि पूरा क्षोभ मंडल में ऐसे ही कर देना। कंडीशंस अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही हम लोग ने देखा कि तापमान का विलोमता है, व्युत्क्रमण है, और इसी को हम लोग प्रतिलोमन भी कहते हैं। शब्दों की जानकारी रखिए। मान के चलो कि विलोमता पढ़ के गए हो तो आ गया व्युत्क्रमण, दोनों पढ़ के गए हो तो आ गया प्रतिलोमन। तो तुम्हारा लोमन ना हो जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आइए इसको सेंटेंस में लिखिए जरा सा। सेंटेंस लिखिए, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। सेंटेंस में लिख करके रख लेना है कि सामान्य दशा में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ, लिख लीजिए इसको, सामान्य दशा में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। वहीं जब असामान्य दशा में जब असामान्य, चाहे तो स्लैश देके अस्थिर दशा भी कर लीजिए, कुछ समय के लिए, स्थिर थोड़ी है। असामान्य दशा में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में पहले वृद्धि होती है, एवं तापमान में पहले वृद्धि होती है एवं फिर तापमान में कमी आती है, एवं फिर तापमान में कमी आती है। इस इस दशा को तापमान का प्रतिलोमन, व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोमन, व्युत्क्रमण या विलोमता कहते हैं। किस मंडल में? ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में। ये नहीं कि बाढ़ देना के ऊपरी भाग में आयन मंडल में हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे तो लिख लीजिए, टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ normal behavior of temperature in the troposphere, in the troposphere, in which firstly in which firstly temperature increases with altitude, in which firstly temperature increases with altitude, then after it again decreases with altitude। लिख करके रख लीजिए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से तापीय व्युत्क्रमण की दशाएं, कंडीशंस ऑफ थर्मल इन्वर्जन, कंडीशन ऑफ थर्मल इन्वर्जन। ठीक है, तापीय विलोमता की जो दशा है उसको हमें देखना। यहीं पर सबसे पहला जो रहेगा वो है संस्पर्शीय धरातल। ये है आपके सामने में संस्पर्शीय धरातल।
सब लिख करके रख लीजिए, सारे पॉइंट आपके पता होने चाहिए। जो भी चीज़ आपसे पूछा जाए एटलीस्ट आपकी जानकारी में तो हो। ठीक है। तो फर्स्ट आपके सामने में है संस्पर्शीय धरातल। मतलब धरातलीय विलोमता है बेसिकली, अगर देखा जाए ग्राउंड इन्वर्जन और सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन। सरफेस थर्मल इन्वर्जन और ग्राउंड इन्वर्जन, जो भी आप लिखना चाहें। संस्पर्शीय धरातलीय, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कंडीशंस रहेंगी, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए आइडियल कंडीशंस कैसे होने चाहिए, यही आपका पॉइंट है। यहां किस प्रकार की आइडियल कंडीशंस होने चाहिए वो जरा सा देखते हैं। पहला जो आपके सामने में है वो रहेगा हिमाच्छादित धरातल। दैट मीन्स इंग्लिश इसका रहेगा स्नो कवर्ड रीजन। स्नो कवर्ड सरफेस कर दीजिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्नो कवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे साइबेरिया का रीजन ले लीजिए, ठीक है, अलास्का का रीजन ले लीजिए, कनाडा का रीजन ले लीजिए। अब जो हिमाच्छादित धरातल है, पहला इस क्षेत्र विशेष में कैसी जलवायविक स्थिति होनी चाहिए, तो आप देखेंगे यहीं पर शीतकालीन लंबी रातें चाहिए। शीतकालीन लंबी रातें, लॉन्ग विंटर नाइट्स। ये कौन सा है, लॉन्ग विंटर नाइट। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस क्षेत्र विशेष में कैसी वायु और हवा की दशा हो, आसमान कैसा हो, वायुमंडल कैसा हो। तो अभी हम लोग ने देखा कि इस क्षेत्र में स्टेबल कंडीशन चाहिए, स्थिर वायुमंडल चाहिए, स्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए। मतलब कि यहाँ पर कोई विक्षोभ की घटना ना हो रही हो, ठंडी गर्म हवा नहीं आकर मिल रही हो, बादल नहीं लगे हुए हो, सब होनी चाहिए। चौथा, आसमान आपको साफ होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। तो हमने दिखाया क्या हो गया, आकाश जो है ये साफ है, मतलब कि मेघ रहित है। क्लाउडलेस नहीं होना चाहिए, क्लाउडी नहीं होना चाहिए। क्लाउडी होगा तो गड़बड़ा जाएगा, वो तो पार्थिव विकिरण को रोक लेगा ना, अभी हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा कि ये मेघ रहित हो। पांचवा जो है कि अगर वायु हो तो वायु की मंद गति होनी चाहिए, वायु की मंद गति होनी चाहिए। इवन शुष्क वायु होनी चाहिए, ये वायु ह्यूमिड ना हो, ड्राई रीजन, ड्राई हो। ठीक है, ह्यूमिड आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा। तो ये पांचों दशाएं मौजूद होंगी, तब जाके आपका जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा संस्पर्शीय धरातल वाला कंडीशन बन जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग समझते हैं कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने दिखाया यह सरफेस है, और सरफेस जो है ये स्नो कवर्ड है। सरफेस जो है ये स्नो कवर्ड है, हिमाच्छादित धरातल है साथियों।
हिमाच्छादित धरातल आपके सामने में आ गया। लंबी रातें हैं तो चांद आपने दिखाना है यहाँ पर, और ये चांद जो है ये लंबी रातें है, रात कम से कम 12 घंटे की रात ही हो रही है, लंबी रातें हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। आप में से किसको किसको रातें पसंद है और दिन पसंद है? अब देखिए, रात में कई लोग पढ़ते हैं तो उनको रात पसंद है कि भैया हाँ इसमें हम लोग को टाइम मिल जाता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, हम रात में पढ़ते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग दिन में ही पढ़ लेते हैं, उनको कोई इस सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं अगर अपनी पढ़ाई की बात करूं तो ऐसा नहीं, हमने कभी कभी ऐसा भी दौर रहा है कि रात भर पढ़ाई किया, 4-4 बजे 5 बजे सुबह हो गया सोने में। कई बार ऐसा हुआ कि रात में हम 10:30 11 11:30 तक सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। तो वो चीज़ें मैच करना पड़ता है समय के हिसाब से। अब कल एग्जाम हो सुबह, रात में 4 बजे तक पढ़ाई करोगे तो कांड ही होगा और कुछ तो होना नहीं है। बायोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है, नींद आएगी आपको क्लास एग्जामिनेशन हॉल में। तो लंबी रातें आपने दिखा दिया, चांद आपने निकाल लिया, और यहाँ पर क्या स्थिति होगी? वायु जो है ये आपके सामने में ये वायु आपको देखने को मिल रही है। देखिए, अब होना क्या है, जब लंबी रातें होती हैं तो ये जो हिमाच्छादित धरातल है ये पार्थिव विकिरण लंबा करेगा। पार्थिव विकिरण क्या कर रहा है? अधिक कर गया। क्यों? क्योंकि लंबी रातें हैं। और आपकी जानकारी में है कि जब धरातल जब पार्थिव विकिरण अधिक करता है तो ये ऊष्मा को क्या करता है? निर्मुक्त करता है। ऊष्मा को क्या कर रहा है? ये निर्मुक्त कर रहा है। तो इससे इस पार्टिकुलर भाग का तापमान क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इस पार्टिकुलर भाग का जो तापमान है वो और भी ज्यादा यहां पर क्या हो गया? कम हो गया। ये आपने देखा। तो अब जब इस धरातल का तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया तो धरातल से लगी हुई वायु भी जो है ये भी क्या हो गई? ठंडी हो गई। समझिए चीजों को। ये धरातल से लगी हुई वायु जो है ये भी क्या हो गई? वायु ठंडी हो गई। ठीक है। वायु क्या हो गई? ठंडी हो गई। यहां पे आपने दिखा दिया ये जो है कोल्ड एयर हो गया। अब इससे ऊपर में जो वायु है ये समझिएगा ये हल्की गर्म है। इसकी तुलनात्मक रूप से, सापेक्षिक रूप से जो ये वायु है ये गर्म हो गई। अब देखिए, दोनों का टेम्परेचर लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये जो वायु है ये निचले भाग में -6 डिग्री सेल्सियस हो गए, फिर ऊपरी भाग में 0 हो जाएगी, फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर -10 है, फिर -20 है, यही ना होगा? तो निचले भाग में -6 है। अब देखिए कि क्या होना है, तो वायु जो है इस पार्टिकुलर भाग में जब इस तरह से मूव करेगी तो ये ऐसे मूव करेगी। पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा? फिर से टेम्परेचर घटेगा। यही इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये संस्पर्शीय है। संस्पर्शीय इसलिए है क्योंकि ये वाला भाग जो है यहां पर संचालन की क्रिया होगी। इन भागों में संचालन की क्रिया से वायु का तापमान कम। संचालन की क्रिया से वायु का तापमान जो हो गया ये कम हो गया, ये ठंडी वायु हो गई आपके सामने। वायु कैसी हो गई? तो ठंडी हो गई। क्लियर है? दूसरी चीज, हमने आप लोगों को एल्बिडो भी बताया था कल।
एल्बिडो। जब हिमाच्छादित धरातल होता है तो दिन की अवधि में, अगर दिन की अवधि में सूरज की किरणें यहाँ पर आई भी होगी तो ये एल्बिडो यहाँ पर 95% हो गया। तो वैसे भी तापमान जो है इस क्षेत्र में 5% ऊष्मा का ग्रहण हुआ था, और इस 5% ऊष्मा को भी पार्थिव विकिरण से रिलीज कर दिया गया, और ज्यादा मात्रा में रिलीज कर दिया गया। तो जितनी ऊष्मा आई नहीं, उससे ज्यादा तो ऊष्मा चली गई। समझ रहे हैं? तो इस कारण से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि यहाँ पर वायु जो है ये ठंडी है, और इस भाग में वायु जो है वो गर्म है, और इसके ऊपर फिर से ठंडी वायु ही आपको होते हुए चली जाएगी। इसके ऊपर फिर से क्या हो रहा है, तो ठंडी वायु आपको होती हुई चली जाएगी ऊपर की ओर। तो ये है आपका कंसेप्ट, और इसी फिगर को आप बना के दिखा सकते हैं कि पहले वायु ठंडी हो गई, फिर वायु गर्म हो गई, और फिर वायु ठंडी हो गई। यहां पर फिर से वायु ठंडी आपको दिखाना। क्लियर है? बताइए मुझे। ऑफलाइन कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताइएगा। जो अभी आप लोगों के लिए मैं जो क्लास प्रोवाइड जो कर रहा हूं, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तभी मैं आपके कमेंट को देख पाऊंगा, और ये मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, रिप्लाई भी होगा इसका आपका। और 14 दिसंबर, ये आपको 14 अक्टूबर से फिर लाइव क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। 14 अक्टूबर से लाइव क्लास शुरू होगी। आज 3 अक्टूबर है, 3 ही है ना भाई? हाँ, 3 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर से ये लाइव क्लास फिर से मैं शुरू करूंगा, और फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लेकर चलेंगे बीपीएससी का। अभी क्या होगा कि कुछ क्लास में अभी कंटेंट वाली आपको करवा रहा हूँ, कुछ क्लास इसी में हम वर्ल्ड मैपिंग का कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कि ये चैप्टर हमारा जैसे टॉपिक फिनिश हो रहा है, ये चैप्टर जो हमारा फिनिश हो रहा है कौन सा, जिसमें कि हमने एटमॉस्फेयर का चैप्टर फिनिश किया, और जो आज जो आप टेम्परेचर का टॉपिक जो देख रहे हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो अभी फिलहाल में इसी को लेकर मैं चलूंगा, तीनों आप क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो हम लोग मूव करते हैं वो है वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन, घाटी व्युत्क्रमण, तेईस से हेडिंग कीजिए। वैली इन्वर्जन, घाटी व्युत्क्रमण। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कौन आप में से बताएगा, हमने अभी एक क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया भी था, लेकिन आप लोग समझे कि नहीं, कि ये जो संस्पर्शीय व्युत्क्रमण जो हमने दिखाया, ये ग्लोब पर किन भागों में होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, नॉर्थ हेमिस्फेयर में हायर एल्टीट्यूड पर होना है, और हायर लैटिट्यूड, सॉरी, हायर लैटिट्यूड पर होना है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो मैंने बोला था कि अलास्का, कनाडा, साइबेरिया, इन सब के क्षेत्रों में ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। यही बोला है ना? ठीक, क्लियर है? अरे हाँ कि ना? क्लियर है? फिर आगे चले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो चार चीजें और भी मैं आपको बताता हूँ, चीजों को देखिएगा स्पष्ट रूप से।
फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने में जो होगा वो घाटी व्युत्क्रमण हम लोगों ने दिखाना है। कुछ चीजें और भी मैं आपको बताऊंगा। अब है वैली इन्वर्जन। अब साथियों वैली इन्वर्जन क्या होगा, जरा सा इसको देखते हैं। इधर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि वैली क्या होता है। तो देखिए कि यह एक पर्वतीय भाग है और यह एक पर्वतीय भाग है, इस प्रकार की संरचना है। ये दो पीक आपके सामने में, शिखर आपके सामने में, शिखर को ही हम लोग समिट भी कहते हैं। यही क्या है, पीक और शिखर। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं ढाल। ये है आपको स्लोप्स। और ये जो रीजन जो आप जो देख रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, हियर इट इज कॉल्ड द घाटी वैली। ठीक, ये आपके सामने में वैली हो गया। ठीक है। आज कितने बजे से क्लास शुरू हुई थी मुझे भी ध्यान नहीं। चलो इस टॉपिक को पहले फिनिश करते हैं। अब देखिए यहां पर वृक्ष पाए जा रहे हैं। यहां भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इन भागों में भी है। ठीक, हो सकता है कि यह जो भाग है ये स्नो कवर्ड हो जाए, कोल्ड रीजन हो जाए। ये कैसा है, कोल्ड एरिया ये आपके सामने में हो, ठंडा क्षेत्र हो, क्योंकि ऊंचाई अधिक हो। अब समझना ये है, चीजों को देखिए, दिन का समय और रात का समय दोनों आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैं इसी स्लाइड को 2 बना देता हूं। देखिए अब आपके सामने में है, यह दिन का समय है। दिन के समय में इस प्रकार से सूरज की किरणें पहुंच रही, यही है ना, सूरज की किरणें पहुंच रही है। तो जब सूरज की किरणें इस पार्टिकुलर भाग पर पहुंचती है तो यहाँ का एल्बिडो अधिक है। इस भाग का एल्बिडो क्या है, हाई एल्टीट्यूड है, इसका एल्बिडो अधिक हो जाएगा। एल्बिडो इस भाग का हमने दिखाया, इसका आप दिखाइएगा यहाँ पर, ये अल्बिडो जो है ये अधिक है। जब अल्बिडो अधिक होगा तो हमने चर्चा कर लिया हुआ है कि तापमान क्या हो जाएगा, कम। ऑब्वियस सी बात है, तापमान कम हो गया। वही चीज जब ये भाग यहां पर पहुंच रहा है तो इस भाग में क्या है, वन है। अब वन के क्षेत्र में जो एल्बिडो जो होता है ये होता है कम। आपको बताया गया हुआ है कि 10 से 15% बस एल्बिडो हो रहा है। दैट मीन्स कि यहां पर ऊष्मा का अवशोषण जो है, ऊष्मा का अवशोषण जो है ये क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो तापमान क्या हो गया साथियों, तापमान बढ़ गया, तापमान अधिक हो गया। क्लियर है, तापमान यहां पर अधिक हो गया। ये हमने दिखाया दिन के समय में। दिन के समय की स्थिति आपको दिखाई गई कि यहां पर तापमान अधिक हो गया, तो अब इस भाग में वायु जो है ये गर्म हो गई। देखिए ये वायु कैसी हो गई, तो यहां पर आपने दिखाया ये गर्म वायु हो गई। क्लियर है, ऊपरी भाग में अभी ठंडी वायु ही है, निचले भाग में गर्म वायु हो गई। यह समय कब का है, दिन का समय है। क्लियर है, दिन के समय में ऊपरी भाग में तापमान कम ही है, निचले भाग में तापमान बढ़ गया। नेक्स्ट, अब जो आएंगे, अब रात दिखाना है आपको। रात दिखा दिया आपने, और रात में क्या है साथियों, तो रात में आप देखते हैं
कि यहां से भी पार्थिव विकिरण होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। अब शुरू होगा पार्थिव विकिरण का खेल। इन भागों से भी पार्थिव विकिरण हो रहा है, इन भागों से भी, और इन भागों से भी क्या हो रहा है, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आप देखिए यहां पर पार्थिव विकिरण जो है अधिक होगा या कम होगा, ये बताना। ऊपरी भाग अगर वो स्नो कवर्ड हम लोग कर देते हैं, हिमाच्छादित अगर हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है, मान लीजिए कि हिमाच्छादित सरफेस हमने दिखा दिया यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये पार्थिव विकिरण करके यहाँ पर टेम्परेचर, पार्थिव विकिरण क्या हो गया, अधिक है, और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल हो गया कम। टेम्परेचर बिल्कुल कम, माइनस में टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर माइनस में हो गया, समझिएगा चीजों को, एकदम कम हो गया, दोनों तरफ टेम्परेचर माइनस में हो गया, और वायु और भी ज्यादा क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब यहाँ पर आपने दिखाया कि कोल्ड एयर बन चुका है, माइनस में टेम्परेचर हो चुका है, तो वायु कैसी हो गई, ठंडी वायु हो गई। वायु कैसी हो गई, ठंडी वायु हो गई। रात का समय है, पार्थिव विकिरण इसने भी किया, घाटी में भी आपने क्या दिखाया कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ। अब समझिए कि जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, वन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो वन है इस लौटने वाली ऊष्मा को रोक लेगा, पूरा कम नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस घेरे हुए है ना, तो पृथ्वी जो अपना हीट रिलीज करेगी उसको वहीं पर रोक लेगा। तो यहाँ पर जो वन है, वन के कारण क्या हो रहा है, तो वन के कारण यहाँ का जो ऊष्मा का जो रेडिएशन जो है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है ये कम है, तो इस भाग में तापमान अधिक रहेगा। किसकी तुलना में, ऊपरी भाग की तुलना में। मान लेते हैं कि यहाँ में दिन में तापमान यहाँ का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, रात में टेम्परेचर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। समझिए चीजों को, तो कम तो हो ही गया ना, यहाँ पर माइनस में चला गया, यहाँ पर 10 में है। अब देखिए रात का समय है, फिर से वही चीज, जो कोल्ड एयर जो हो जाती है, ये जो आप कोल्ड एयर जो दिखा रहे हैं, ये ठंडी वायु हमने दिखाया। वायु कैसी है, ठंडी वायु हो गई, दोनों ही तरफ में, दोनों तरफ में वायु जो है ये ठंडी होती हुई जा रही है। इधर भी कोल्ड एयर है और उधर भी कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर कैसा होता है, तो आप दिखाते हैं कि कोल्ड एयर होता है भारी, और भारी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, अधिक। तो हमने देखा है कि वायु बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, माइनस में टेम्परेचर हो गया, ये भारी हो गई, और भारी पर गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा तो यही वायु जो है ये ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आना शुरू हो जाएगी। अब ये वायु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, देखिए देखिए, अब ये ठंडी वायु हाल के सहारे नीचे आ रही है। ठंडी वायु मैं लिख ही देता हूं, भारी होने के कारण, ठंडी वायु भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावाधीन, प्रभावाधीन हाल के साथ नीचे की ओर उतरती है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना होगा आपको मेंस में, ढाल के साथ नीचे की ओर उतरती है। तो अब जो ये ठंडी वायु जो इस भाग विशेष में आई, तो इसने यहाँ पर ठंडा वायु जमा कर दिया। ठंडी वायु भारी है ना, अब देखिए इस भाग में ठंडी वायु हो गई, निचले भाग में ये ठंडी वायु आ गई, और इसी ठंडी वायु ने जो गर्म वायु है इसको क्या किया, ऊपर की ओर उठा दिया। देखिए
अब यहां पर क्या हो गई, गर्म वायु हो गई 10 डिग्री वाली। ये वायु जो है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस वाली वायु है। यहाँ पर आपके सामने 2 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए माइनस में डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर वायु। तो टेम्परेचर नीचे कम हो गया, ऊपर अधिक हो गया, और ऊपरी भाग में तो फिर से वायु ठंडी मिल रही है। तो तापमान का व्युत्क्रमण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हमने दिखाया कि कैसे घाटी के क्षेत्र में जब ऊपरी भाग शिखर के क्षेत्रों से जब ठंडी हवा खिसक कर नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर तापमान का व्युत्क्रमण की दशा बन गई। अब ये कैसा हो गया? तापमान का व्युत्क्रमण हो गया। ये आपके सामने तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपके सामने होगा। अब ध्यान में रखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब गर्म वायु, ये जो ठंडी वायु जो नीचे आती है, ठंडी वायु कैसी है? भारी है। गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। गर्म वायु जो कि हल्की है, गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर ऊपर उठ जाती है। ये आपका पॉइंट हो गया अलग, कि गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। अब जो ये पवन जो नीचे की ओर जो आ रही है, इसी पवन को हम लोग कहते हैं कैटाबेटिक पवन। ये अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, सच काइंड ऑफ विंड्स आर कॉल्ड कैटाबेटिक विंड्स। ठीक है, यही आपका कैटाबेटिक पवन हो गया। जब ठंडी वायु ढाल के सहारे नीचे की ओर गमन करती है, इसे कैटाबेटिक पवन कहते हैं। लिख लीजिए, इसे कैटाबेटिक पवन कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमने दिखाया कि दिन के समय में जो ये भाग गर्म हुआ था, रात में सबने पार्थिव विकिरण किया, लेकिन ऊपरी भाग में पार्थिव विकिरण अधिक हुआ। नीचे में वन है ना, वन वाले में पार्थिव विकिरण कम होगा, तो ये टेम्परेचर माइनस हो गया। माइनस होगा तो वायु ठंडी होगी, ठंडी वायु होगी तो वायु भारी होगी, भारी वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन नीचे की ओर सरकती है और निचले भाग घाटी में आकर फैल जाती है। तो जब ये ठंडी पवन भारी होकर नीचे आएगी, इट विल अपलिफ्टेड द वार्म एयर, ये गर्म वायु को ऊपर की ओर उठा देती है और इससे तापमान के व्युत्क्रमण की दशा बनती है। कि पहले जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर अब क्या हो रहा है? पहले बढ़ेगा, टेम्परेचर इस प्रकार से बढ़ेगा और फिर निचले भाग में जाकर टेम्परेचर क्या होगा? ऊपर की ओर कम होगा। यही आपका कंसेप्ट है जो मैं आपको बताया हूं अभी। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि घाटी के भागों में ये जो हमने दिखाया था, ये क्या था? तो वन था। ये वनस्पति दिखा कर रख लेना है आपको। अच्छा, ये कौन बताएगा कि पहाड़ी ढालों पर खेती क्यों की जाती है? घाटी की अपेक्षाकृत पहाड़ी ढालों पर खेती क्यों की जाती है? तो जरा सा यही देखिए, अब जब घाटी में ठंडी वायु आ गई, अब क्या हो गया? घाटी में आपके सामने में ठंडी वायु कहां पर आ गई? घाटी में आ गई। तो यहां पर क्या पड़ेगा? पाला। ठंडी वायु के पहुंचने से घाटी में क्या होगा? तो घाटी में आपको पड़ेगा पाला। और ये गर्म वायु देखिए स्लोप्स पर अब आपको दिख रही है। ये गर्म वायु ऊपर उठ गई, ये जो गर्म वायु जो ऊपर उठ गई, तो ये कहां पर है? स्लोप्स पर। तो स्लोप्स पर आपको गर्म वायु आ गई। इसलिए पहाड़ों के ढालों पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, क्योंकि यहीं पर गर्म वायु की दशा होती है। एक पॉइंट लिख लीजिए, पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में ढालों पर कृषि की जाती है
पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में ढालों पर कृषि की जाती है, क्योंकि क्योंकि रात के समय घाटी के भागों में क्योंकि रात के समय घाटी के भागों में गर्म एवं ठंडी वायु के आपस में मिलने के कारण क्योंकि घाटी में गर्म एवं ठंडी वायु के आपस में मिलने के कारण तापमान आने के कारण तापमान न्यूनतम होकर पाला पड़ता है। तापमान न्यूनतम होकर पाला पड़ता है, जो कृषि योग्य नहीं होता है। जो कृषि योग्य नहीं होता है। ठीक है, लिख करके रख लीजिए, जो कृषि योग्य आपको नहीं होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? आइए आगे की ओर चलते हैं। ये आपका कंसेप्ट था पर्वतीय भागों में, और जो वेजिटेशंस और क्रॉप्स कल्टीवेशंस आर प्रैक्टिसेस ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन। क्रॉप्स cultivations are practices on the slopes of mountain, because in the valley region, due to mixing of warm and cold air, there is formation of frost, which is not suitable for cultivation. Next one is frontal inversion, जिसको हम लोग वाताग्रीय प्रतिलोमन कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं, विलोमता कहते हैं, जो भी चीज आप लिखना चाहें। वाताग्रीय, सब आप ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फ्रंटल इन्वर्जन, इसी को अगर आप चाहे तो एडवेक्शनल टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लिख के रख लीजिए। एडवेक्शनल टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जो भी लिखना चाहे। अभिवहनीय तापमान विलोमता, हाँ, अभिवहनीय तापमान विलोमता भी हो जाएगा। अभिवहनीय तापमान विलोमता क्या होता है, इसी को आपको समझना है। देखिए, एक तरफ से गर्म वायु आ रही है, दूसरी तरफ से ठंडी वायु आ रही है, कोल्ड एयर। अब आप सोचिए, जो गर्म वायु है ये कैसी होगी, हल्की, और जो ठंडी वायु है ये कैसी होगी, भारी। यही कंसेप्ट कहता है। कंसेप्ट क्या कहता है कि ठंडी वायु भारी होगी और जो गर्म वायु है वो हल्की होती, यही होगा। अब समझना ये है आपको, मिड लैटिट्यूडनल रीजन की हम अगर बात करें, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, यही वो क्षेत्र है जहां से एक ध्रुवीय भाग से पवन आ रही है, ध्रुवीय भाग से पवन आती है, और इधर से पछुआ गर्म पवन प्रवाहित होती है। अब
ऑब्वियस सी बात है कि ये जब दोनों पवनें मिलेंगी तो जो ठंडी पवन है वो ठंडी पवन इस प्रकार से आप देखेंगे नीचे की ओर चली गई। वहीं पर जो गर्म पवन है ये देखिए ये ऊपर की ओर उठ गई। अब ऐसी दशा हो गई इन दोनों के मध्य में, इसी को हम लोग कहते हैं वाताग्र। इसी का इंग्लिश होता है क्या, फ्रंट। गर्म वायु और ठंडी वायु ये आपके सामने में है वार्म एयर, और ये आपके सामने में है कोल्ड एयर। ठीक है, वार्म एयर और कोल्ड एयर। तो गर्म वायु जो है ये शुष्क है और ये हल्की है, ये ऊपर उठ गई, और ठंडी वायु नीचे आ गई, तो यहां पर भी क्या बन गया, तापीय विलोमता। तापीय विलोमता। ठीक है, देख रहे हैं। और ये जो फ्रंट और जो वाताग्र है, दिस वन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। तो यही वार्म एयर कोल्ड एयर के बीच में, अब देखिए कि निचले भाग में टेम्परेचर क्या हो गया, कम, ऊपरी भाग में टेम्परेचर क्या हो गया, अधिक। ये भी हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। तो ध्यान में रखिएगा कि वाताग्रीय विलोमता मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, वाताग्रीय विलोमता मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में बनती है जहां गर्म एवं ठंडी वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं। जहां गर्म एवं ठंडी वायु राशियां आपस में आकर मिलती है, ये भी पॉइंट लिख के रखिएगा। जहां गर्म एवं ठंडी वायु राशियां आपस में आकर मिलती है। ठीक है, क्लियर है। अरे हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ तक उम्मीदें हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक और आपको बताता हूं, वो रहेगा सबसीडेंस इन्वर्जन। सबसीडेंस इन्वर्जन एंड दैट इज द अपर एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन, ध्यान में रखिएगा। हाँ, यही आपको हो जाता है अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन। अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, सबसीडेंस इन्वर्जन अवतलन से संबंधित है ये। अवतलन, सबसीडेंस होता है अवतलन। अब देखिए होता क्या है कि कई बार आप देखेंगे ये विंटर का सीजन है, ये क्या हो गया कि आपने देखा है कि एक विंटर का सीजन हो गया। ठीक है, सारे चीजों को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा हो सकता है कि पहली बार आप चीजों को पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि टफ हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको भी आपको अच्छे से समझा दूं मैं। ठीक है, अब देखिए सबसीडेंस इन्वर्जन की हम जब चर्चा करते हैं तो इट टेक्स इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये पूरा का पूरा वायुमंडल है, देखिए ये आपने दिखाया कि ये पूरा का पूरा वायुमंडल आपके सामने में देखने को मिल रहा है।
ऊपरी भाग में वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है। ऊपरी भाग में वायु जो होती है वो ठंडी हो जा रही है, ऐसी दशा बनी हुई है। अब होता क्या है कि अपर, जैसे कि वायु निचले भाग में प्रवाहित होती है वैसे ही ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण भी होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण भी होता है। जब हम लोग विंड्स पर आएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ऊपरी वायुमंडलीय संचरण भी होता है। ठीक, क्लियर है। अब उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन है, ये ध्यान रखिएगा। इन नॉर्थ हेमिस्फेयर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर। इन नॉर्थ हेमिस्फेयर विंटर सीजन इज देयर। विंटर सीजन है मतलब कि ये ड्राई एटमॉस्फेयर है। ये हो गया ना, ये फिर से क्या हो गया, ड्राई एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहां पर जब वायु ऊपर से नीचे की ओर उतरती है यहां पर और इस प्रकार से फिर फ्लो कर रही है, तो इस आपकी जानकारी में है, जब वायु का अवतलन होता है, वायु का अवतलन होता है तो ये तापमान को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ा देता है। इसको हम लोग नेक्स्ट 1 और 2 क्लास के बाद इसको हम लोग देखने वाले, जब विंड्स पर आएंगे हम लोग दिखाऊंगा मैं कि सोचिए जब सिंपल सा कि इतने ह्यूज वॉल्यूम है और इस भाग की वायु इधर की ओर आ रही है, तो जब वायु इस ह्यूज वॉल्यूम से इस छोटे से वॉल्यूम में आएगी तो कंसेप्ट क्या कहता है कि गैसों के अणु आपस में टकराते हैं। गैसों के अणु जो है ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। और जब गैसों के अणु आपस में टकराते हैं तो ये तापमान को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब ये इतने ह्यूज वॉल्यूम का एयर मास जब नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और ये क्या बनाता है, हाई प्रेशर बनाता है। यही होता है ना, ये हाई प्रेशर बनाता है, ये आपने पढ़ा भी है। ठीक, अब वही चीज यहाँ पर भी है कि इस पार्टिकुलर भाग में हाई प्रेशर बन गया और ये वायु क्या हो गई, तो गर्म हो गई। यह पूरा का पूरा भाग जो हो गया यहाँ पर गर्म हो गया। तो इस पार्टिकुलर भाग में वायु आपको क्या हो गई, गर्म हो गई। चीजों को समझते चलिएगा। ठीक, तो इस पार्टिकुलर भाग में जब वायु गर्म हो जाती है और यहाँ पर हाई प्रेशर का क्या करती है, निर्माण करती है। अब निचले भाग में टेम्परेचर जो है, इस पार्टिकुलर भाग में टेम्परेचर जो है अभी कम है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। अब ऊपरी भाग में फिर से टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कम है। तो हमने देखा कि कैसे पहले जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ेगा और फिर टेम्परेचर आपको घटेगा। तो यही आपको दिखाया गया है। ऊपरी वायुमंडलीय जो व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, अपर सरफेस जो व्युत्क्रमण तापीय विलोमता देखने को मिलती है, वो इस कारण से भी आपको देखने को मिलती है। तो अब देखिए, ये ऊंचाई की अगर हम चर्चा करते हैं तो हो क्या रहा है कि ये वाला भाग है लो एल्टीट्यूड, यहां पर ये वाला भाग जो आप दिखा रहे हैं ये लोअर एल्टीट्यूड है। तो लोअर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर क्या है, लो। और वही चीज जब हायर एल्टीट्यूड पर आप जा रहे हैं तो हायर एल्टीट्यूड पर, अधिक ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या हो गई, बढ़ गई। टेम्परेचर यहाँ पर तापमान जो है इस पार्टिकुलर भाग में तापमान बढ़ गया। जब तापमान बढ़ गया तो यही तापीय व्युत्क्रमण की दशा हो गई, यही आपका पॉइंट है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये हो सकता है कई बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी इंग्लिश मीडियम भी है, ये वायु का अवतलन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एयर डिसेंट्स दिखा सकते हैं।
एयर जो है डिसेंड्स आप दिखा रहे हैं एंड इट विल इंक्रीज टेम्परेचर। जब भी वायु नीचे की ओर आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इट इज हैपनिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये ऊपरी वायुमंडल में ऐसी घटना आपको देखने को मिल रही। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके मूव करते हैं प्रभाव की ओर। लास्ट है यही आज का, तापीय विलोमता का क्या प्रभाव आपके सामने होगा, इम्पैक्ट ऑफ थर्मल इन्वर्जन। और इसी को आपको सेंटेंस में लिख करके रख लेने की जरूरत। इम्पैक्ट ऑफ थर्मल इन्वर्जन, तो पहला चीज कि तापमान की विलोमता वायुमंडल की स्थिरता की दशा को प्रदर्शित करता है। तापमान की विलोमता, तापमान की विलोमता वायुमंडल की स्थिरता की दशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक से लिख लीजिएगा, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसी में आगे जो पॉइंट आ जाएगा वो लिख लेना है कि निचले वायुमंडल में प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाती है। निचले वायुमंडल में प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया सर जी? तो मेरे भाइयों, पॉइंट यहां पर यह है कि जब निचले भाग में वायु ठंडी हो गई तो और ऊपरी भाग में वायु थोड़ी वार्म हो गई, तो जो वायु जब ठंडी हो जाती है, ये जब भारी हो जाती है, तो इट विल होल्ड्स द पॉल्यूटेंट्स, ये ऊपर नहीं उठ पाती है। अब जब ऊपर नहीं उठेगी तो वायु फैलेगी नहीं, वायु फैल नहीं रही। अब जब वायु फैल नहीं रही तो प्रदूषक का संकेंद्रण बढ़ जाएगा, प्रदूषक का संकेंद्रण जो है बढ़ गया। ये एक जगह से दूसरे जगह जाता तब ना इसकी संकेंद्रता कम हो जाती, ये तो बढ़ गया। क्योंकि यहां पर न तो वायु का आरोहण है न किसी प्रकार की दशा बन रही है, और वायु के आरोहण नहीं होने से आप लिख के रख सकते हैं कि बादल नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। वायु के आरोहण नहीं होने के कारण बादल नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। ये सब इसके पॉइंट हो गए। देखिए, अगर इसमें पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ गई तो अब आप देखते होंगे एक कंसेप्ट आपके सामने आता है, स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग प्लस फॉग, ये और ज्यादा विजिबिलिटी जो है इसको क्या करता है? कम करता है, दृश्यता को कम कर देता है। तो यहां भी जब तापमान की विलोमता का प्रभाव से भी दृश्यता कम हो जाती है। दृश्यता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ये भी ध्यान में रखें। ठीक, सब पॉइंट लिख के रख लीजिए। देन अगर लंबे समय तक ऐसी ही दशा बनी रही तो पृथ्वी का दैनिक तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी का दैनिक तापमान जो है उस क्षेत्र विशेष का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको भी लिख करके रख लीजिए। सारे पॉइंट लिखे होने चाहिए, जो भी पूछा जाए आप उसका जवाब कम से कम
दे सके। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है कि चीजें आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब एक जो हमने यहाँ पर आप जो विलोमता पे लिख रहे हैं उसी में आप चीजों को दिखा सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृक्ष जो होंगे तो वो ढालों के क्षेत्र में अच्छे डेवलप करेंगे। वहीं पर घाटी के क्षेत्रों में कई बार पाला पड़ने से वृक्ष भी प्रभावित होंगे। घाटी के क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन, कृषिगत उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा पाएगा। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि घाटी के क्षेत्रों में, हाँ, घाटी के क्षेत्रों में कृषिगत कार्य संपादित नहीं हो पाते हैं। लिख के रख लीजिए, घाटी के क्षेत्रों में कृषिगत कार्य संपादित नहीं हो पाते। क्यों होते हैं? क्योंकि निचले भागों में पाला पड़ता है। ठीक, ध्यान करके पॉइंट में लिख दिया था यहाँ पे, वो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लिखवाया नहीं है यहाँ पे हमने। यहाँ लिखा है ना, कहीं लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कोई नहीं, यहाँ लिख लीजिए, ऐसा भी क्या बात है। घाटी के बोल तो दिया था मैंने, घाटी के क्षेत्रों में पाला पड़ने से कृषिगत उत्पादों का उत्पादन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, एवं निचले ढालों पर वृक्ष भी प्रभावित होते हैं, एवं निचले ढालों पर वृक्ष भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, यही है आज का। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इतना से आपका आराम से सारे क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। किसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपके जो कंसर्न हो वो आप मुझे भेज सकते हैं ऑफलाइन कमेंट करके। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हैं। ये जो क्लास है, ये आपको अभी जो क्लास चल रही थी आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने प्री मेंस बैच जो लॉन्च किया है, इस संदर्भ में ये क्लास अभी चल रही है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। हमारा एक और चैनल है जो कि आप देखेंगे, ये NYM SSC के नाम से बनाया गया हुआ है, तो सभी इसे भी लाइक और शेयर करके जरूर रख लीजिएगा अपने पास में। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही शानदार क्लास ज्योति मैम की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहीं पर आलोक सर की एस्थेटिक जीके की क्लास भी चल रही है। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक जीके की क्लास भी आलोक सर की यहाँ पर आपको चलती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं जीडी, रेलवे, हाँ, इन सब के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस, आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस आपके सामने में होता है। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, जो अभी हमने आपको दिखाया था अमन अर्जुन सिन्हा ऑफिशियल के नाम से। यहीं पर आपको सारे के सारे पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये सब दिन के पीडीएफ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ये क्लास यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी जब तक कि मैं रामलीला से फ्री नहीं हो जाता, दुर्गा पूजा महोत्सव से फ्री नहीं हो जाता, तब तक ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अच्छा है, माता रानी का आप सब भी स्वागत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मेहनत कीजिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।